हेलो बच्चों, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बफर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, बफर सॉल्यूशन से नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। क्लियर? तो आज हम लोग बहुत अच्छे से बहुत कम समय में बफर सॉल्यूशन को सीखेंगे। तो बच्चों, अगर हम लोग बफर सॉल्यूशन की बात करें, बफर सॉल्यूशन बच्चों, अगर हम लोग बफर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई कंटेनर में नॉर्मल सॉल्यूशन है। क्लियर? अब भाई ये सॉल्यूशन है तो इसका कुछ ना कुछ बच्चों क्या होगा, पीएच होगा। मान लो इसका पीएच जो है 6 है। क्लियर? ये कोई सॉल्यूशन है, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसका पीएच बच्चों कितना है, 6 है। अब इस नॉर्मल सॉल्यूशन में हमने एक्स्ट्रा किसी सोर्स से इसमें एसिड डाल दिया। इस सॉल्यूशन में क्या डाल दिया बच्चों, एसिड। तो ये जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, और हमने स्मॉल अमाउंट में, वो भी नहीं कि बहुत ज्यादा डाल दिया, स्मॉल अमाउंट में एसिड डाला। तो बच्चों, जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है वो जैसे उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करेंगे, उसके पीएच में बच्चों भयानक चेंज आएगा। मतलब उसका पीएच जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चेंज होता है। और अगर बच्चों इसी में हमने किसी दूसरे सोर्स से बेस डाल दिया, अमाउंट स्मॉल अमाउंट में, हमने क्या क्या बच्चों, इस सॉल्यूशन में बेस डाल दिया। जैसे ही बेस डालेंगे फिर देख रहे हैं बच्चों इसमें पीएच में क्या हो रहा है, भयानक चेंज आ रहा है। मतलब अगर ये नॉर्मल सॉल्यूशन है तो नॉर्मल सॉल्यूशन में अगर हम लोग एसिड या बेस ऐड करेंगे तो उसका पीएच क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब बच्चों इसी को हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। समझना अच्छे से। मान लो हमने कहा यही बफर सॉल्यूशन हो गया, तो बफर सॉल्यूशन में देखना क्या होगा। अब इसको हमने कहा बफर सॉल्यूशन है, तो बच्चों बफर सॉल्यूशन में जैसे ही हमने एसिड या बेस डाला किसी भी सोर्स से, तो क्या देख रहे हैं, हमें तो उम्मीद थी इसका भी पीएच क्या होगा, भयानक चेंज होगा। लेकिन यहां पे देख रहे हैं इसका पीएच जो है वो बच्चों कांस्टेंट हो गया, पीएच चेंज ही नहीं हुआ, पीएच चेंज ही नहीं हुआ। क्लियर बच्चों? तो इसी को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या होता है, चेंज नहीं होता। अगर हम लोग एसिड या बेस डालेंगे तो पीएच चेंज होना चाहेगा, लेकिन वो उसको होने नहीं देगा, उसको रजिस्ट करेगा। पीएच चेंज को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, और इसका पीएच बोलो बच्चों फिर लगातार कांस्टेंट रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। आया समझ में आसान भाषा में? तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बोलो क्या होगा, पीएच चेंज नहीं होगा एसिड बेस ऐड करने पे। नॉर्मल सॉल्यूशन में बोलो बच्चों क्या होगा, उसके पीएच में भयानक चेंज आता है। क्लियर? तो अगर इसको लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे बच्चों, इसका डिफाइन करें तो दोज सॉल्यूशन, बोलो बच्चों दोज सॉल्यूशन व्हिच पीएच, दोज सॉल्यूशन व्हिच, या इसको ऐसे बोल देंगे, दो सॉल्यूशन व्हिच रजिस्ट द चेंज इन पीएच, दो सॉल्यूशन व्हिच रजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। ऐसा सॉल्यूशन जो बच्चों क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है पीएच चेंज का, क्या होने पे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करने पे। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बच्चों, बफर सॉल्यूशन। मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे पीएच बच्चों क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। पीएच क्या हो गया है, कांस्टेंट। मतलब इसका पीएच जो होगा वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? एसिड और बेस ऐड करने में पीएच चेंज होना तो चाहेगा, लेकिन ये सॉल्यूशन उसका रजिस्ट करेगा, पीएच चेंज नहीं होने देगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बच्चों बफर सॉल्यूशन। क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बफर सॉल्यूशन का। जैसे बच्चों इसको थोड़ा सा समझते हैं, हमारा ब्लड जो होता है वो बफर सॉल्यूशन होता है। हमारा ब्लड बच्चों किसका एग्जांपल होता है, बफर का। यही तो रीजन है कि क्या होता है कि हम लोग दिन भर में क्या क्या खाते रहते हैं, फिर भी हमारे ब्लड का पीएच 7.4 है तो 7.4 ही रहता, चेंज नहीं होता। क्लियर बच्चों? अगर हमारे ब्लड का पीएच अगर 0.2 भी चेंज हो जाए तो हमारी सडन डेथ हो सकती है। क्लियर? बहुत खतरनाक होता है पीएच चेंज, लेकिन भगवान ने हमारे ब्लड को क्या बनाया है, बफर।
हम लोग दिन भर कुछ भी खाते रहे, बोलो बोलो बच्चों, पीएच में चेंज नहीं आता। तो ब्लड बोलो किसका एग्जांपल है? बफर का एग्जांपल है। क्लियर? आया समझ में अच्छे से? अच्छा बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक नोट पॉइंट और समझेंगे, थोड़ा सा एक नोट पॉइंट डालते हैं और इसको समझते हैं। बच्चों एक्चुअली में क्या होता है, पीएच चेंज होता है, बफर सॉल्यूशन का भी पीएच चेंज होता है, लेकिन वो इतना स्मॉल चेंज होता है कि इसको मेजरेबल नहीं होता, वो मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको नेग्लेक्ट मान देते हैं। जैसे मान लो पीएच 6 था, हमने एसिड या बेस स्मॉल अमाउंट में डाला तो उसका पीएच चेंज होगा तो 6.002 ऐसा कुछ चेंज होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट में चेंज होता है, इसलिए मेजरेबल नहीं होता। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी इसका लिख लेंगे, एक्चुअली पीएच चेंज, यहां पे क्या लिख लेंगे, एक्चुअली pH change but not measurable, but not measurable। आया समझ में बच्चों? मतलब pH चेंज हुआ लेकिन बहुत कम चेंज हुआ तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट मार देंगे, वो मेजरेबल नहीं होगा। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्लियर? तो बच्चों एक बार फिर से डिफाइन करो, दो सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन pH ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। क्लियर? उसी को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया। अब बच्चों हमारे एग्जाम में इससे दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बफर सॉल्यूशन से कितने प्रकार के क्वेश्चन? दो प्रकार के। देखो पहला क्वेश्चन क्या होता है, हमें 4 ऑप्शन दिया होता है और उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि बताओ बफर सॉल्यूशन कौन सा है। हम लोग कैसे जानेंगे? हमारे सामने एग्जांपल आ जाए कि बताओ इसमें आइडेंटिफाई करो कि बफर सॉल्यूशन कौन सा है। क्लियर? तो ये हो गया पहला टाइप। अब दूसरा टाइप बच्चों, बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेशन करते हैं। देखो अगर हमें पीएच कैलकुलेशन आता, हमने बहुत सारे तरीके पढ़े पीएच कैलकुलेशन के, लेकिन उसमें अगर बफर सॉल्यूशन आएगा तो उसका पीएच अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल तरीके से उसका पीएच कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसमें 2 पॉइंट अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एग्जांपल और दूसरा इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके एग्जांपल को देखते हैं। क्लियर? चलो देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें इसमें सबसे पहले बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल के बारे में, तो इसको बच्चों क्लासिफाई करते हैं। एक्चुअली बफर सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, मतलब ये 2 टाइप का होता है। बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। देखो सबसे पहला बच्चों होता है ऐसा बफर सॉल्यूशन हैविंग 1 कंपाउंड, ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसके पास बच्चों क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड प्रेजेंट हो, उसका एग्जांपल देखते हैं एक कंपाउंड वाला। क्लियर? व्हिच हैविंग 1 कंपाउंड। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो इसका एग्जांपल होता है, एक्चुअली ये होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये जो कंपाउंड होता है वो सॉल्ट होता है वीक एसिड और वीक बेस का। क्लियर? तो ये एग्जांपल होता है 1 कंपाउंड वाला। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहां पे जैसे हमने ले लिया, अब देखो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, सॉल्ट हमने क्लासिफाई किया था, टोटल 4 प्रकार के सॉल्ट होते हैं ना। बोलो पहला सॉल्ट कौन सा बताया था? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। दूसरा सॉल्ट कौन सा बताया था? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। तीसरा वाला कौन सा बताया था? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। और चौथा बच्चों क्या होता था? बोलो वीक एसिड वीक बेस का। एक्चुअली ये जो हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं कि जिसमें सिर्फ एक कंपाउंड हो, वो चौथा वाला सॉल्ट होता है। बोलो बच्चों कौन सा? वीक एसिड वीक बेस। मतलब अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट हमें कहीं भी दिख गया तो समझ जाना ये एग्जांपल है बफर का, उसमें भी कौन सा वाला? एक कंपाउंड वाला। क्लियर? तो यहां पे बच्चों क्या लिखेंगे? जैसे एग्जांपल लिख लो, जैसे हमने ले लिया वीक एसिड से ले लिया CH3COO, क्या ले लिया? CH3COO, और वीक बेस से ले लिया हमने मान लो NH4। ये बच्चों क्लियर है अच्छे से ना? वीक एसिड CH3COOH, वीक बेस बोलो क्या था? NH। हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे NH4OH ले लिया, दोनों की रिएक्शन कराई, सॉल्ट बना। कौन सा सॉल्ट है? CH3COO और NH4+। तो ये एग्जांपल हो गया। अब ये देखते ही समझ जाना ये है बफर का एग्जांपल, और बफर में भी एक कंपाउंड वाला है। क्लियर? चलो ये सबको अच्छे से बच्चों क्लियर तो है ना? अच्छे से इसको निगेटिव कैटायन एनायन में तोड़ के तुरंत चेक कर लिया करो। अच्छा ये वाला पार्ट कहां से आया? एसिटिक एसिड से, वीक है। बोलो ये वाला पार्ट कहां से आया? NH4OH से, क्या है? वीक है। तो बोलो ये किसका एग्जांपल हो गया? वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, ये बफर हो गया। कोई और एग्जांपल बच्चों लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पे। जैसे हमने बोला NH4, अब हमने क्या लिया? वीक बेस का एक पार्ट ले लिया, वीक एसिड का हमने ले लिया CN, HCN से हमने ले लिया CN। बच्चों अगेन बोलो ये प्लस और ये माइनस, ये किसका एग्जांपल हो गया? सॉल्ट का। और सॉल्ट है तो कौन सा है? वीक एसिड वीक बेस का, तो ये भी एग्जांपल हो गया बफर का।
क्लियर हुआ अच्छे से, है ना। तो ये पहला टाइप खत्म हो गया, वन कंपाउंड वाला। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका दूसरा टाइप चेक करते हैं। दूसरा बच्चों क्या होता है, दूसरा होता है हैविंग टू कंपाउंड, हैविंग टू कंपाउंड, जिसमें बच्चों दो कंपाउंड प्रेजेंट हो। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला मेन होता है एक्चुअली बफर में, यही मेन होता है। जिसके पास बोलो बच्चों कितने कंपाउंड हो, दो कंपाउंड हो। और इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है बच्चों दो टाइप में, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो टाइप में। एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। बोलो बच्चों, पहला होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। क्लियर, मतलब जो दो कंपाउंड वाला होता है वो फर्दर कितने प्रकार का होता है, दो होता है। एक बच्चों एसिडिक बफर होता है और दूसरा क्या होता है, बेसिक बफर। और यही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर, एसिडिक और बेसिक बफर का आज हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, एसिडिक और बेसिक बफर के बारे में। एक्चुअली पीएच वगैरह का कैलकुलेशन इसी के लिए करना होता है। क्लियर, चलो तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एसिडिक बफर के बारे में। एसिडिक बफर, चलो बच्चों देखते हैं एसिडिक बफर। अब जैसे ही हमने लिखा एसिडिक बफर, तो बच्चों यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बोलो कितने कंपोनेंट इस कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होंगे, दो कंपाउंड होंगे। क्लियर, अब इसमें एसिडिक बफर, और ये याद कर लो बच्चों, जो ये बफर सॉल्यूशन होता है ये हमेशा वीक पार्ट डिसाइड करता है कि कौन सा बफर होगा। हमेशा किससे डिसाइड होगा, वीक पार्ट से। जैसे हमने एसिडिक बफर लिखा तुरंत समझ गए इसका एक कंपोनेंट तो बच्चों क्लियर हो गया। एक कंपोनेंट क्या होगा, बोलो, एक कंपोनेंट इसका क्लियर हो गया, वीक एसिड होगा। क्या होगा, वीक एसिड। ये कंफर्म हो गया, क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखना जो बफर होता है, जैसे एसिडिक बफर है तो हमेशा वीक पार्ट डिसाइड करेगा। तो एक हो गया वीक एसिड, क्या हो गया, वीक एसिड। अब दूसरा पार्ट समझना, दूसरा पार्ट बच्चों क्या होता है, इसी का सॉल्ट होता है, इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दूसरा पार्ट जो होता है इसको ध्यान से समझना, और एक बार समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। हमने कहा एक वीक एसिड हो गया और दूसरा पार्ट क्या होता है, उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखो कैसे, हमने कहा एक हमारे पास क्या हो गया, CH3COOH हो गया बच्चों। अब इसी का सॉल्ट बनाना है, अगर इसका सॉल्ट बनाना है तो बेस से रिएक्शन कराओगे, वो भी हमने कहा स्ट्रॉन्ग बेस वाला। कौन सा, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने NaOH ले लिया। अब ये रिएक्शन कराया तो बच्चों क्या बन गया, CH3COO और Na+, यही तो बना। बोलो, तो ये वाला जो पेयर होगा इसको क्या बोलोगे, उसी का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस, उसी का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों क्लियर हुआ अच्छे से, बहुत आसान है। वीक एसिड और दूसरा पार्ट क्या होगा, उसी का सॉल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर, इसी को बोलते हैं क्या, एसिडिक बफर। क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर। और इसका एग्जांपल बच्चों हम लोग लिखते हैं यहां पे, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल की बात आई तो हम एग्जाम्पल थोड़ा बगल में लिखते हैं। अभी एक पॉइंट इसमें और अच्छा है वो सिखाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या हो गया, CH3COOH, ये वीक एसिड हो गया। देखते ही समझेंगे ये एसिडिक बफर है। क्या है, एसिडिक बफर। अब इसका दूसरा पार्ट क्या हो गया, हमने कहा इसी का सॉल्ट हो और विद स्ट्रॉन्ग बेस। आया समझ में बच्चों, तो क्या हो गया, CH3COONA। क्लियर, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। बोलो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एसिडिक बफर का। दो कंपोनेंट या दो कंपाउंड प्रेजेंट है। अच्छे से क्लियर हुआ। अच्छा बच्चों, इसी को थोड़ा बोलने की लैंग्वेज, तो ये वीक एसिड हो गया और इसी का ये बच्चों क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। अब इसी को थोड़ा बोलने की भाषा में कभी कभी ये लिख देते हैं आर करके, समझना, वीक एसिड प्लस आर करके। बच्चों इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो यहां पे हमने इसका सॉल्ट लिया बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अच्छा, इसको अगर सॉल्ट है तो ये तोड़ोगे तो बच्चों इसी में तो टूटेगा, CH3COO- और Na+, इसी में टूटेगा। बोलो, अब इसमें बच्चों टूटेगा तो यहां पे क्या होता है, जो ये स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है सोडियम, एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं होता, इस सॉल्यूशन में ऐसे ही फ्रीली घूमता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब सिर्फ इससे होता है, इसके वीक वाले पार्ट के एनायन, इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी, और ये बच्चों है क्या, अभी अगर इसको बोलोगे तो बच्चों ये क्या था, वीक एसिड था। और बताओ वीक एसिड में भी ये कौन सा था, ब्रोंस्टेड एसिड था।
ब्रोंस्टेंट एसिड का मतलब क्या था, हमने डिफिनेशन पढ़ाया था ना। ब्रोंस्टेंट एसिड क्या होते हैं, जो H+ देते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो ब्रोंस्टेंट एसिड होते हैं। और H+ देने के बाद में बच्चों क्या बनता था, जो एसिड था वो किसमें कन्वर्ट होता था, कंजुगेट बेस में। किसमें कन्वर्ट होता था, कंजुगेट बेस में H+ देने के बाद। तो एक्चुअली बच्चों ये वीक एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस ही तो है ना कंजुगेट, और मतलब सिर्फ इसी का है, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट का मतलब नहीं। तो क्या बच्चों हम ऐसा नहीं बोल सकते वीक एसिड और इट्स कंजुगेट बेस, ये भी तो एग्जांपल हो गया एसिडिक बफर का। हाँ, ये अच्छे से याद रखना, ये कभी कभी आ जाता है तो हम लोग रट लेते हैं वीक एसिड और सॉल्ट उसी का, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं इसके साथ साथ अगर ये लिखा मिले वीक एसिड और इट्स कंजुगेट बेस तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा एसिडिक बफर का। दोनों तरीके से याद रखना, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। क्लियर। तो यहां पे बच्चों एग्जांपल में चाहे ऐसे लिखा मिल जाए, क्लियर, तो ये भी एग्जांपल बिल्कुल सही है। और इसी एग्जांपल को बोलो दूसरी भाषा में हम लोग कैसे लिखा मिल जाए, CH3COOH और साथ में लिखा मिल जाए बच्चों CH3COO-। ये क्या है, वीक एसिड और इसी का क्या है, कंजुगेट बेस। तो ये बोलो बच्चों किसका एग्जांपल हो गया, एसिडिक बफर का। अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलो बच्चों इसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, कोई एक वीक एसिड ले लो H2CO3, H2CO3, ये अगेन क्या है, वीक एसिड है। अब बच्चों इसका दूसरा पार्ट अब समझ गए, अब बोलो इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, इसी का सॉल्ट बनाओ विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो इसका सॉल्ट बनाओ स्ट्रॉन्ग बेस से, तो क्या करोगे, एक क्या छटा के Na लगा दो, तो यहां क्या बन जाएगा, NaHCO3, यही तो बनेगा। क्लियर। कार्बोनिक एसिड है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। तो ये सॉल्ट हो गया, और सॉल्ट किसका है, इसी का है विद स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर। तो ये एग्जांपल अगेन किसका हो गया, एसिडिक बफर का। और अब बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे, इसी को ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हो, इसका कंजुगेट बेस। क्या लिख सकते हो, कंजुगेट बेस। कैसे लिखोगे, H+ देगा और H+ देने के बाद में क्या बचेगा, HCO3-, ये क्या है, कंजुगेट बेस। तो इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे इससे लिखो। आया समझ में अच्छे से, इसी को बोलते हैं एसिडिक बफर। क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर। और बच्चों यहीं पे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, जैसे सबने पढ़ा होगा H3PO4, ये क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। क्या होता है, फास्फोरिक। ये एक H देने के बाद में किसमें कन्वर्ट होता है, H2PO4-। एक H दिया तो किसमें कन्वर्ट हुआ, H2PO4-। मान लो हमने इसको ले लिया H2PO4-। अब ये बच्चों मान लो ये अगेन क्या है, वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड। इसको हमने ऐसा मान लिया कि ये वीक एसिड है, अभी एसिड की तरह काम कराते हैं। एक्चुअली बच्चों ये बनने के बाद में हमने बहुत अच्छे समझाया था, ये एम्फीप्रोटिक हो जाता है, ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। अगेन हमने इसको वीक एसिड मान लिया। क्या मान लिया, वीक एसिड। क्लियर। क्योंकि इसके पास अभी एक H और भी देने के लिए है। क्लियर। एक क्या, दोनों है, क्योंकि ट्रियो एसिड वाला था, ये सब पढ़ाए हैं। तो मान लो ये हमने एग्जांपल लिया, ये वीक एसिड मान लिया। क्या मान लिया, वीक एसिड। अब बच्चों जल्दी से बताओ, इसका सॉल्ट बनाओगे, है ना, तो इसका सॉल्ट बनाओगे विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसका सॉल्ट जब बनाओगे तो क्या बन जाएगा, यहां पे कर सकते हो Na2HPO4 बना सकते हो। बोलो Na2HPO4, तो इसी का क्या बन गया, सॉल्ट। अरे सॉल्ट बनाने के लिए बस इतना ही करते हैं, Na से रिएक्शन कराओ स्ट्रॉन्ग बेस से, तो बोलो एक H हटेगा और वहां सोडियम आएगा। क्योंकि एक H पहले सटा था, एक H और हटाए तो यहाँ पे 2 सोडियम आ गया, Na2HPO4। क्लियर। तो ये बन गया इसका सॉल्ट। क्या बन गया, इसका सॉल्ट। और इसी को लिखने की दूसरी भाषा क्या है बच्चों, जल्दी से बोलो। एक H बनाओ तो इसका कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा, HPO4-। क्या बन जाएगा, HPO4-। क्लियर। तो ये इसका क्या बन गया, कंजुगेट बेस। बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं होती ना। देखो हमने इसको ब्रोंस्टेंट एसिड और ब्रोंस्टेंट बेस बहुत अच्छे से पढ़ाया था ना। ब्रोंस्टेंट एसिड का मतलब क्या हुआ, जो H+ दे, और ब्रोंस्टेंट बेस का मतलब क्या हो, जो H+ ले। और ब्रोंस्टेंट एसिड H+ देने के बाद में बच्चों किसमें कन्वर्ट होता है, बोलो, अगर वो एसिड है तो कंजुगेट बेस बन जाएगा, और अगर बेस है तो कंजुगेट एसिड। यही तो समझाए थे ना, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर ये बोलो बच्चों क्या है, वीक एसिड है, तो H+ देने के बाद में देखो इससे एक H+ निकालो, तो देखो H कम कर दो तो क्या बन गया, HPO4, और एक H और कम किया तो इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, 2-। और ये क्या था, एसिड था, तो H+ देने के बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, कंजुगेट बेस में। किसमें कन्वर्ट हो गया, कंजुगेट। ये हमने बहुत अच्छे से ब्रोंस्टेंट एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। क्लियर। और इस तरह से हमने आज सिखा दिया एसिडिक बफर के बारे में।
क्लियर। तो ये हो गया एग्जांपल एसिडिक बफर का, ये पहला टाइप हमने कंप्लीट किया। अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक साथ हमारे साथ बोलो क्या होगा। सबसे पहले एग्जांपल कैसे जानोगे एसिडिक बफर है, तो एक कंपोनेंट हो गया वीक एसिड, क्लियर, और दूसरा कंपोनेंट हो गया इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या बोल दो इट्स कंजुगेट बेस, क्लियर। ये एग्जांपल होता है एसिडिक बफर का। और बच्चों इसी में लगे हाथ एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं बच्चों, ये जो हमने दोनों एग्जांपल लिखा है एक्चुअली ये हमारे ब्लड बफर का एग्जांपल है। यही क्या होता है ब्लड बफर। जो हमारा ब्लड हमने बताया ना बफर सोल्यूशन होता है, सोचो भगवान ने हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, हम दिन भर कुछ भी खाएं पीएच चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्लड क्या होता है बफर का एग्जांपल। तो ब्लड बफर में एक्चुअली यही होता है, ब्लड बफर के कंपोनेंट यही होते हैं, क्लियर। और ये लगातार इसके पीएच को कांस्टेंट बनाए रखते हैं, क्योंकि ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, लगातार 7.4 ही रहता है, क्लियर। तो ये दोनों एग्जांपल आल्सो किसके होते हैं ब्लड बफर के। और इस तरह से हमने क्या समझाया बच्चों एसिडिक बफर के बारे में। तो बच्चों हमने पहला एग्जांपल देखा एसिडिक बफर के बारे में। अब दूसरा हम लोग देखते हैं बेसिक बफर, क्लियर। तो दूसरा हमारे पास है एग्जांपल किसका बेसिक बफर का, बेसिक बफर। अब देखो एसिडिक बफर अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो बेसिक बफर तुरंत जो है समझ में आ जाएगा। अब देखो एसिडिक बफर में एक पार्ट बोलो बच्चों क्या था वीक एसिड था, तो इसमें बोलो एक पार्ट क्या हो जाएगा वीक बेस हो जाएगा, क्योंकि हमने समझाया कि बफर हमेशा बोलो किसके नाम पे आता है वीक पार्ट के नाम पे। तो एक हो गया वीक बेस, वहां पे क्या था वीक एसिड था, तो हमने क्या लिया था दूसरा पार्ट, उसी का सॉल्ट था विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पे बोलो दूसरा पार्ट क्या होगा उसी का सॉल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब दूसरा पार्ट क्या होगा इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर, उसी का सॉल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखना यहां पे हमने और करके वहां पे क्या लिखाया था, जब वीक एसिड था तो उसका हमने कहा था स्ट्रॉन्ग, मतलब सॉल्ट जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस का, और ऐसे यहां पे हो गया सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का, वहां पे उसको हमने कंजुगेट बेस नाम दिया था। इसको क्या बोल दो आर करके, मतलब वीक बेस, या इसी का बोलो क्या हो जाएगा कंजुगेट एसिड, इट्स कंजुगेट एसिड। तो ये भी एग्जांपल किसका हो जाएगा बेसिक बफर का, इट्स कंजुगेट बेस। यही तो होगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने ले लिया अमोनिया, बच्चों ये अमोनिया क्या है वीक बेस है, क्लियर। अब इसी का हमने बोलो क्या ले लिया सॉल्ट बना दिया। तो जब इसका सॉल्ट बनाओगे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाना है तो HCl से कराओ तो क्या बन जाएगा NH4Cl, मतलब ये क्या हो गया वीक बेस, और ये क्या हो गया दूसरा सॉल्ट हो गया, और इसी का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एग्जांपल किसका हो गया बेसिक बफर। अब इसको दूसरा हमने क्या लिखना सिखाया आर करके, कि इसी को वीक बेस लिखो और दूसरा इसी को लिख सकते हो इसका कंजुगेट बेस। अब ये बताओ अगर ये हमारे पास में, अच्छा यहाँ कंजुगेट एसिड बोलोगे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा कंजुगेट एसिड, क्योंकि वीक बेस था तो वीक बेस जो होता है वो बोलो H+ लेने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है कंजुगेट एसिड में। तो यहाँ पे कंजुगेट एसिड हो गया, तो इसका कंजुगेट एसिड बनाओ बच्चों तो क्या बन जाएगा तुरंत बोलो NH4+, क्या हो जाएगा NH4+। तो चाहे ऐसे लिखा मिले चाहे ऐसे लिखा मिले, दोनों का मतलब क्या है सेम है। और ये किसके एग्जांपल है बेसिक बफर के। एक एग्जांपल और चेक करते हैं इसका, अगर हम लोग बेसिक बफर की बात करें तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने कहा FeOH का होल थ्राइस, देखते ही समझ गए वीक बेस है, बताओ इसका सॉल्ट क्या बनेगा FeCl3, बोलो किसका एग्जांपल होगा बेसिक बफर का। तो जैसे हमने एसिडिक बफर देखा वैसे बेसिक बफर, और इस तरह से हमने एग्जांपल समझ लिया एसिडिक और बेसिक बफर का। अब दूसरा पार्ट बच्चों इसमें क्या पढ़ना था पीएच कैलकुलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके पीएच कैलकुलेशन के बारे में, क्लियर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीएच कैलकुलेशन। अगर पीएच कैलकुलेशन की बात करें, अब इसमें भी बच्चों ये जो पीएच कैलकुलेशन किया जाता है वो हेंडरसन इक्वेशन के द्वारा करते हैं, बाय हेंडरसन इक्वेशन। इसमें पीएच कैलकुलेशन किससे करते हैं हेंडरसन इक्वेशन से। और हमारे पास दो प्रकार के सॉल्यूशन थे, तो यहाँ पे पीएच कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे एसिडिक बफर का, एसिडिक बफर का। अब इसमें देखो पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डायरेक्ट हेंडरसन इक्वेशन पता होनी चाहिए और इस पे डायरेक्ट जो है वैल्यू रख के क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसकी बात करें हम लोग इक्वेशन की, तो इसके लिए जो होगा पीएच,
अब एसिडिक बफर लिखते ही समझ गए कि यहाँ पे बीक एसिड होगा और बीक एसिड होगा तो हम पीएच लिखेंगे और पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पीके प्लस लॉग, और यहां पे बोलो कंसंट्रेशन लेते हैं और कंसंट्रेशन किसका लेते हैं तो हमेशा याद रखना चाहे सॉल्ट का लो और चाहे बोलो क्या बोलोगे बीक एसिड है तो क्या था कंजुगेट बेस था, तो यहां पे एक्चुअली कंसंट्रेशन लेते कंजुगेट बेस अपान और नीचे क्या हो जाएगा एसिड था तो एसिड का। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझना, जनरली बुक में लिखा रहता है, हमने यहाँ कंजुगेट बेस लिख लिया है ना, और अब यही समझा कि चाहे कंजुगेट बेस लिखो चाहे सॉल्ट, इसका क्या मतलब हुआ एक्चुअली में जो 1,1 टाइप का होता है इलेक्ट्रोलाइट उसके केस में चाहे कंजुगेट बेस को देखो चाहे सॉल्ट को देखो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो एक्चुअली में ये जो बात हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लॉग सॉल्ट अपान कंसंट्रेशन किसका एसिड का, ये याद रखना 1,1 टाइप के लिए सही होता है। अब यहाँ पे तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है तो हम यहाँ पे कंजुगेट बेस और एसिड लिखेंगे, ये सही तरीका हुआ। 1,1 टाइप के लिए सॉल्ट अपान एसिड कर देंगे। अच्छा यहीं पे बच्चों अगर हमने पीएच कैलकुलेशन देखा है तो यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालना भी सीख लेते हैं, जैसे यहाँ पीएच है यहाँ H प्लस हो गया, अब यहाँ पीके है तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा के, ये सब सिखाए हैं ना अच्छे से, यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं एसिड की कंसंट्रेशन अपान कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन, ये बच्चों H प्लस निकालने का तरीका हुआ। देखो हमने साथ ही में कैसे फार्मूला याद करा दिया, जनरली हम लोग पीएच निकाल लेंगे और पीएच निकाल लेंगे जब क्वेश्चन पूछेगा, और मान लो कभी H प्लस दे तो ये पूरा करने की जरूरत क्या, डायरेक्ट H प्लस का फार्मूला याद कर लो। तो बोलो दोनों फार्मूला हेंडरसन इक्वेशन पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपान एसिड, और इसमें कैसे करते हैं H प्लस इज इक्वल टू के इंटू एसिड अपान कंजुगेट बेस, बस इसको रिवर्स कर देंगे। क्लियर। ऐसे ही बच्चों हम लोग दूसरा कैलकुलेशन करते हैं बेसिक बफर का, दूसरा बोलो पीएच कैलकुलेशन किसका करते हैं बेसिक बफर। अब समझना बेसिक बफर में पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगेन हेंडरसन इक्वेशन इसके लिए होता है। अब देखो बेसिक बफर लिखते ही समझ गए यहाँ पे बीक बेस होगा और यहाँ पीएच नहीं बच्चों पीओएच पहले निकालते हैं हेंडरसन इक्वेशन से पीओएच, और अगेन फार्मूला देखो बिल्कुल कोरिलेट करो, वहां पीओएच हो गया तो पीकेबी हो गया प्लस लॉग, और यहां पे क्या करोगे अब देखो वहां पे क्या करते थे कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन लेते थे, यहां पे किसकी लोगे कंजुगेट एसिड, और अपान क्या हो जाएगा नीचे बेस आ जाएगा। क्लियर, ये हेंडरसन इक्वेशन हो गई और इससे हम लोग पीओएच निकाल लेंगे आसानी से। अच्छा इसी को 1,1 टाइप के लिए क्या लिखोगे आर करके क्या लिख लेंगे इस पूरे की जगह लॉग सॉल्ट अपान एसिड, लेकिन बच्चों ये सिर्फ किसके लिए सही होता है, अगेन वही पॉइंट 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये सही होता है 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्लियर। अच्छा अब यहीं पे जो है लगे हाथ हम लोग OH आयन की कंसंट्रेशन भी निकालना सीख ले, वहां H प्लस निकाला था OH आयन, जल्दी से बताओ यहां पे क्या हो जाएगा KB इंटू उल्टा करो बच्चों बेस अपान यहां क्या हो जाएगा कंजुगेट एसिड की कंसंट्रेशन, ये आसान सा फार्मूला है याद रखना। अच्छा अब सोच रहे होगे तो पीओएच निकाल लिया, हमें तो पीएच निकालना था, हम लोग ने फार्मूला पढ़ रखा है पीएच प्लस पीओएच, इक्वेशन याद है ना पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या होता है 14, यही तो होता है, तो यहां से पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 14 माइनस पीओएच आ गया है ना, तो पीओएच यहां से निकाल के पीएच निकाल लेंगे। इस तरह से हमने एसिडिक और बेसिक बफर का पीएच कैलकुलेशन सीखा। क्लियर, तो ये हो गया बच्चों दूसरा पॉइंट। अब देखो यहां पे हमने कहा था ना दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बोलो कौन से, कोई एग्जांपल वाले, दूसरा पीएच कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पे एक दो नोट पॉइंट पढ़ेंगे थोड़ा एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए। जैसे पहला नोट पॉइंट समझना, इसमें कभी कभी पूछ लेता है बेस्ट बफरिंग एक्शन कब होगा, फॉर बेस्ट बफरिंग एक्शन, अगर हमसे कभी बेस्ट बफरिंग एक्शन पूछ ले फॉर बेस्ट बफरिंग एक्शन, तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं समझना अच्छे से, फॉर बेस्ट बफरिंग एक्शन एक्चुअली में बेस्ट बफरिंग एक्शन होता है एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, कब होता है बच्चों एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे होता है, ये पॉइंट डायरेक्ट याद रखना। हो सकता है थ्योरी में न्यूमेरिकल में पूछ ले कि बेस्ट बफरिंग एक्शन कब होता है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, मतलब जब 50% रिएक्शन क्या करके न्यूट्रलाइज कर दे। और इस समय बोलो अगर हम एसिडिक बफर की बात करें,
एसिडिक बफर के लिए इस चीज को देखें तो जाहिर सी बात हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे जल्दी से बताओ, एसिड है उसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, सॉल्ट के। अब फार्मूले से सोचो, पीएच इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था, pKa प्लस लॉग, ऊपर क्या करते थे सॉल्ट अपान एसिड, 1 टाइप के लिए करते थे। अब ये दोनों बराबर हो गए तो बच्चे कैंसिल आउट, log 1 की वैल्यू 0, इस पूरे को 0 मान लोगे तो हटा दो, तो यहां क्या बचा pK। मतलब क्या समझाना चाह रहे थे कि अगर हमसे बेस्ट बफरिंग एक्शन पूछे तो एसिडिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pK। मतलब जब pH की वैल्यू pKa के बराबर हो जाए तो उस समय बफरिंग एक्शन सबसे बेस्ट होगा किसके लिए, एसिडिक बफर के लिए। ऐसे सेम तरीके से बच्चों बेसिक बफर के लिए भी कर दो, ये किसके लिए होता है, एसिडिक बफर के लिए। ऐसे सेम तरीके से बोलो बेसिक बफर के लिए डायरेक्ट कर दें। अगर बेसिक बफर की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बेस की बात होगी और बेस की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, बोलो सॉल्ट के। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, पीओएच की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बोलो pKb के। ये चीज होता है। तो याद रखना एक नोट पॉइंट कि बेस्ट बफरिंग एक्शन के लिए एसिडिक बफर में pH की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, pKb के, pKa के। और बोलो pOH की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, pKb के। ये बेस्ट बफरिंग एक्शन की कहानी हुई और ये एडवांस लेवल का पहला नोट पॉइंट कंप्लीट। बच्चों इसी में एक छोटा सा पॉइंट और है, नोट पॉइंट नंबर 2 के नाम से जानेंगे। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो इस पे भी पूछ सकता है, समझना। देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर एसिडिक बफर की बात करें, एसिडिक बफर तो कैसे आइडेंटिफाई किया था कि एक पार्ट क्या होता है, वीक एसिड, क्लियर। लेकिन कभी कभी बुक में क्या लिखा मिल जाता है, कोई क्वेश्चन आता है कि वीक एसिड के बगल में इसने स्ट्रॉन्ग बेस लिख दिया। हमने तो कंजुगेट बेस लिखा था, इसने स्ट्रॉन्ग बेस लिख दिया। क्या गलत है, नहीं, ये सही हो सकता है जब ये कंजुगेट बेस के बगल में लिमिटिंग रिएजेंट लिखा हो। क्या लिखा हो, लिमिटिंग रिएजेंट। एक्चुअली में हमने क्या बताया कि अगर हम एसिडिक बफर लिख रहे हैं तो 2 कंपोनेंट हो, एक वीक एसिड हो और दूसरा क्या हो, उसका कंजुगेट बेस हो। देखो यहां पे कहीं ना कहीं कंजुगेट बेस बनेगा, लेकिन ये कैसे बनेगा, देखो रिएक्शन ध्यान से। जैसे हमने ये एसिड ले लिया, ये वीक एसिड है और हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और हमने बोला ये लिमिटिंग रिएजेंट है। बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में हमने सिखाया था जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो 100% कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, और जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो बच जाता है। तो देखो रिएक्शन होने के बाद बर्तन में ये बचेगा, और दूसरी बात ये दोनों अगर मिलेंगे तो इनका सॉल्ट बनेगा। इनका सॉल्ट यही तो होगा HNA प्लस H2O। तो H2O से तो मतलब नहीं, ये सॉल्ट बना, ये क्या बना, सॉल्ट। अब ध्यान से देखो ये सॉल्ट है, बर्तन में कुछ समय के बाद इसका अमाउंट बचा और इसका बचा, ये पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं एसिडिक बफर में हमें देखो एक वीक कंपोनेंट मिला, वीक एसिड, और दूसरा क्या मिला, सॉल्ट मिला। उसी का तो सॉल्ट मिला विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसी को तो बोल दोगे। तो इसीलिए आल्सो एग्जांपल होता है, बोलो किसका, एसिडिक बफर का। कभी ऐसा लिखा मिल जाए। अब बच्चों इसका दूसरा पार्ट अगर बोले बेसिक बफर में, तो आप समझ गए होगे एसिडिक बफर में हुआ तो बेसिक में क्या होगा, बेसिक बफर। बोलो बेसिक बफर को और क्या लिखोगे, वीक बेस रहेगा और बगल में क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, बस क्या हो, लिमिटिंग रिएजेंट में हो। तो ये भी एग्जांपल होता है किसका, बफर का। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है तो यहां पे यही कॉन्सेप्ट लगता है, क्लियर। तो ये हो गया बच्चों 2 नोट पॉइंट, और इसी के साथ हमने ये सारी चीजें कर दी कंप्लीट। और अब करेंगे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, क्लियर, जो चीजें हमने पढ़ी। जैसे बच्चों यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आया, हमने यहां पे देखो मेन फोकस किया, एग्जांपल समझा, एग्जांपल के बाद में पीएच कैलकुलेशन निकालना सीखा, जो किससे निकालते हैं बच्चों, हेंडरसन इक्वेशन से। और 2 एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने के लिए नोट पॉइंट पढ़ा। पहला फॉर बेस्ट बफरिंग एक्शन के लिए कॉन्सेप्ट को सीखा, और दूसरा बच्चों क्या समझा कि यहाँ पे कभी कभी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दे दे लेकिन उसको लिमिटिंग में रखे तो वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा बफर का, क्लियर। अब देखो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब यहां पे सॉल्व करो। अब देखो ये देखते ही पहले बताओ कि बफर का एग्जांपल समझ में आया कि नहीं। देखो ये हमारे पास HCOOH फार्मिक एसिड है, तुरंत समझ गए वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड। बगल में देखो क्या लिखा है, उसी का सॉल्ट लिखा है, और उसी का अगर ये सॉल्ट है बच्चों तो यही एग्जांपल होता है बफर का। और ये कौन सा बफर है, एसिडिक बफर। ये कौन सा बफर हो गया, एसिडिक बफर। और जैसे ही समझ लिया एसिडिक बफर, अब बताओ कुछ बचा, तुरंत उसका बस हमें क्या करना है, कैलकुलेट पीएच। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है, हमें पीएच निकालना है, के की वैल्यू दी है। तुरंत एसिडिक बफर का पीएच का फार्मूला भी पढ़ाया था, बोलो क्या पढ़ाया था, pKa प्लस
लॉग ऊपर क्या करते हो, अब देख लो यहाँ पे 1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपान बोलो किसका, एसिड का, क्योंकि 1 टाइप था। क्लियर, अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो यहां से पहले पी के निकाल लो, अब पी के लिए इसने क्या दिया, के, बताओ ये सब निकालना बहुत अच्छा सिखाया है ना। पी के इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग के, यही तो फार्मूला होता है। यहां माइनस लॉग के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.8 इंटू 10⁻⁻�6, यही तो होगा। अब यहां से जल्दी से निकाल लो। अब यहां पे ये डायरेक्ट हमने बताया था, क्या किया करो, ये 6 आगे आ जाएगा और ये पूरा log 1.8 को क्या मान लिया करो, log 2 के आसपास ही होगा। और log 2 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 0.3, कितनी होती है। देखो ये अप्रॉक्स में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू किसी को थोड़ा याद रहती है। अब log 1.8 को log 2 मान के यहां पे क्या करोगे, 0.1, और ये सॉल्व कर लोगे तो यहां कितना आएगा, 5.7, तुरंत निकाल लिया ना के, तो के दिया था, पी के निकल गया 5.7। और इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये सब सॉल्यूशन जल्दी से करने का तरीका सीखना, और ये अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी तो तुरंत आ जाएगा 5.7। तुरंत रखो यहां पे 5.7 प्लस, अब यहां से सॉल्व कर लो लॉग सॉल्ट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बच्चों, 0.01, इसको क्या लिखोगे, 10⁻⁻2, और अपान ये इसकी एसिड की कितनी रखे, 0.1, इसको लिख दो 10⁻⁻1। सॉल्व कर लो, एक से एक कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा, 10⁻⁻1, और -1 का मतलब यहां आगे जाएगा तो यहां पर बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ऐसे फास्ट कैलकुलेशन होगा तभी मजा आएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये कितना हो गया, 4.7, ये इसका pH आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर, तो यहाँ पे ये बाकी कहानी तो ये हमने पहले पढ़ा रखी थी, बस हमें यहाँ पे क्या सीखना था, कैसे pH का फार्मूला क्या होता है ये चीज के लिए। क्लियर, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बेसिक एसिडिक बफर का। क्लियर, अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले ये थोड़ा सा जो हमने कहा था एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए होता है। अब इसमें देखो सबसे पहले पढ़ो 40 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH, मतलब यहां पहला कंपोनेंट क्या मिल गया, NH4OH, कितना है 0.1 मोलर और कितना है 40 ml, ये मिल गया। दूसरा इज मिक्स्ड, इसको मिक्स किया गया किससे, 20 ml 0.1 मोलर HCl से, HCl इसका कितना है 0.1 मोलर और कितना है 20 ml। क्लियर, अब कैलकुलेट पीएच ऑफ मिक्सचर, हमें इसका पीएच निकालना है। क्या निकालना है, पीएच। पहले ये बताओ बच्चों, ये देखते ही दिमाग में तुरंत आया, ये क्या है, बोलो वीक एसिड, सॉरी वीक बेस, ये क्या हो गया, वीक बेस, लेकिन बगल में तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है और हमने तो पढ़ा था कि इसका क्या होना चाहिए, कंजुगेट एसिड। तो बताओ, लेकिन यहां पे इसका वैल्यू दे रखा है, तो हमने क्या सिखाया था, तुरंत निकाल लो इसका मोल, और मोल से चेक करो कि लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो समझ लो ये कहानी आगे प्रोसीड करेगी और पीएच आराम से निकालोगे। और बच्चों बताओ, अगर वैल्यूम और मोलरिटी दिया तो मोल निकाले का फार्मूला याद करो सब लोग, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, मोल अपान वैल्यूम, लेकिन लीटर में हो। अब चूंकि यहां वैल्यूम ml में दिया है, अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो इसको ml में मानोगे तो ये मोल नहीं क्या निकलेगा, मिली मोल। मतलब यहां से इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि मिली मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वैल्यूम, वो भी किसमें, ml में। ये फार्मूला क्लियर है अच्छे से, हमने बस वैल्यूम को किसमें कर दिया, ml में, तो हमारा मिली मोल बन गया। तो यहां से जल्दी से मिली मोल निकाल लो इसका। अब इसका मिली मोल निकालोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, मोलरिटी कितना है 0.1, वैल्यूम कितना है 40, बताओ मिली मोल कितना आ गया 4। ऐसे इसका मिली मोल निकाल लो, बोलो मिली मोल कितना है 0.1 मोलरिटी और 20, इसका मिली मोल कितना आ गया बच्चों 2। और जैसे ये निकाल लिया, अब तो तुरंत दिख गया ये 2 मिली मोल है, ये 4 मिली मोल है, और दोनों का बैलेंसिंग कोएफिशिएंट क्या है 1 तो वैल्यू इसकी कम, बोलो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, यही। ये सारा हमने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से कैलकुलेशन सिखाया है, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और लिमिटिंग रिएजेंट 100% क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, और लिमिट डिसाइड करता है प्रोडक्ट की। अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4HCl है, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस H2O। हमें H2O से तो मतलब होता नहीं है। क्लियर, अब यहां से इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका मोल कितना बनेगा और ये कितना बर्तन में बचेगा, पूरा मोल कॉन्सेप्ट आप समझ लो, पढ़ रहे हो। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मोल, हमने क्या ट्रिक पढ़ाया था, लिमिटिंग रिएजेंट का मोल सबके आगे लिख दो, उसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, लिमिटिंग से डिवाइड, चूंकि सब 1 है तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर, और रिएक्टेंट साइड में बोलो, रिएक्टेंट साइड में माइनस, प्रोडक्ट साइड में प्लस, यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो ये कितना हो गया -2,
अब ये 4 है, बोलो इसका मोल कितना था 4, अगर 2 मोल कंज्यूम हो गया तो कितना मोल बचा, 2 मिलीमोल बचेगा ना। तो इसका बर्तन में कितना मिलीमोल बचा, 2 मिलीमोल। और बच्चों इसका कितने मिलीमोल बनेगा, तो इसका कितना बना, 2 मिलीमोल, यही तो बनेगा। और इस तरह से हमें पता चल गया 2 और 2, इसका भी बर्तन में 2 है, इसका भी 2 है। ये साफ साफ पता चल गया कि ये कौन सा, दोनों की अब मोल बराबर तो कंसंट्रेशन बराबर, मोल बराबर तो कंसंट्रेशन। बताओ ये कौन सा पॉइंट बन गया, अभी बताया था हाफ न्यूट्रलाइजेशन वाला पॉइंट बना कि नहीं बना। इस समय बेस्ट बफरिंग एक्शन होगा क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम। आगे सॉल्व भी ना करो, डायरेक्ट बता दो बच्चों, फिर इसका पीएच क्या हो जाएगा, बोलो। इसके पी के ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये के बी की वैल्यू है 10⁻⁵, तो इसके पी के बी की वैल्यू तुरंत निकालो, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो पी के बी की वैल्यू क्या हो गई, 5 आ गई। अगर यहाँ पे पी के बी की वैल्यू 5 आ गई तो इसके पीओएच की वैल्यू बोलो बच्चों कितनी आ जाएगी, पहले पीओएच निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, उसी के बराबर। अब यही तो पढ़ाया था, चाहे डिटेल में सॉल्व कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो। तो पीओएच की वैल्यू कितनी आ गई 5, और इससे बच्चों पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 से माइनस कर दो 9, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। यहां से मोल कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, पीछे का भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, और यहां पे एक बात हमने नई सीख ली कि बफर सॉल्यूशन के लिए ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर, चलो तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। चलो ठीक है, आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, कल जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसे बहुत अच्छे से लिख लो अच्छे से, और इससे बेस्ट जितने भी क्वेश्चन है सब रिवाइज करो। हम लोग बच्चों इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अच्छे से जो है पढ़ते रहो।